ये जो 2019, 20 और 21 का पीरियड था, इन 3 सालों को ख़ास तौर पे 20 और 21 को भूलना आसान नहीं होगा। ये वो पीरियड था जब पूरी दुनिया के अंदर एक अफरा-तफरी मची हुई थी, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। बात ये थी कि ये जो कोरोना का टाइम था, इस टाइम के अंदर ना सिर्फ वाक़ई में अमवात हुई थी, बल्कि इस कोरोना बीमारी के खौफ से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर महफूज कर लिया था। अक्सर लोग बाहर जाने से, जनाजों में जाने से, लोगों से मिलने से परहेज किया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा काम करें जिसकी वजह से इनकी जान दांव के ऊपर लग जाए। तो वैसे ही मुझे याद है कि जब 2020 चल रहा था और मुकम्मल तौर पे हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची में पाबंदी लगी हुई थी, तो क्योंकि हमारा घर लियारी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सामने एक कच्ची आबादी में मौजूद था, तो अक्सर ऐसा होता था कि टाइम पास करने के लिए मैं अपने घर से निकलता और अक्सर ये जो लियारी एक्सप्रेसवे था, यहाँ पे टहलता रहता या फिर अपनी दोस्त से बातें करता रहता। मेरे पास ज़ाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन मौजूद था, तो उस फ़ोन के ज़रिए अक्सर रात के औकात में मैं अपनी दोस्त से बातें किया करता था। कभी कभी बातें करते करते रात के 2-3 बज जाया करते थे। और वैसे ही मुझे याद है एक सर्द तरीन रात थी और बहुत ज़्यादा पाबंदियों की वजह से ये जो लियारी एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे ट्रैफिक ना होने के बराबर था। वैसे तो आज के दौर में भी रात के औकात में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता, लेकिन अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में यहाँ पे जो ट्रैफिक था, आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में मुश्किल से एक आध गाड़ी बमुश्किल गुजरा करती थी। तो वैसे ही मैं उस ट्रैक के ऊपर मौजूद था, मुसलसल मैं अपनी दोस्त से बातें कर रहा था। मेरी जो दोस्त थी अक्सर मुझे कहती थी कि इतनी रात में इस ट्रैक पे टहलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अतराफ में नाला मौजूद है और इस नाले के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर थीं। खैर इसी दौरानी में जबकि मैं वॉक कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मेरे पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता कि जैसे जैसे मैं कदम रखता हूँ, मेरे कदम रखने के साथ साथ कोई और भी कदम रखा करता है। ज़ाहिर सी बात है मेरा जो फोकस था वो फ़ोन के ऊपर था, तो पहले मुझे सरासर ये वहम लगा। मेरा ख्याल था कि मेरे पाँव की आवाज़ें इस सन्नाटे की वजह से सराउंड कर रही है और शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जूं जूं मैं कदम रखता हूँ, वैसे वैसे मुझे किसी के कदम रखने की या भारी भारी कदमों की आवाज़ सी महसूस होती है। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन कुछ देर के बाद बाकायदा मुझे महसूस होने लगा कि जूं जूं मैं कदम रखता हूँ, अब ना सिर्फ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, बल्कि कदमों की आवाज़ के साथ साथ अब पायल या घुंघरू की आवाज़ का एहसास हुआ करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे मौजूद है जिसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं और या फिर उसके हाथ में बेतहाशा चूड़ियाँ मौजूद हैं जिनकी खनकने की आवाज़ मुझे बाकायदा सुनाई दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं डरपोक था या इतनी जल्दी डर जाने वाला था, और वैसे भी मैं अपनी दोस्त से जब बात किया करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा बहादुर आदमी हूँ। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं जो आपकी गलत फहमी को या खुश फहमी को बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त करके रख देती हैं। अब की बार जब मुझे पायल या घुंघरू की आवाज़ आई, तो इससे पहले मैं मुड़ता, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। अब जैसे ही मेरे कंधे पे किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ, तो पहली बात तो ये थी कि जैसे ही मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा गया, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही ठंडी सी चीज़ मेरे कंधे पे रख दी गई है, जैसे कि शायद कोई बर्फ़ का टुकड़ा या बर्फ़ मेरे कंधे पे मौजूद हो, और मुझे एकदम से शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। अब इससे पहले मैं अपने कंधे पे उस हाथ रखने वाले शख्स को देखता, मैंने सोचा कि पहले मैं कंधे के ऊपर देख लूं, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मेरा वहम हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कंधे के ऊपर नज़र डालना शुरू की, तो यकीन करें कि जब मेरी पहली नज़र अपने कंधे के ऊपर पड़ी, तो मुझे कुछ लंबी लंबी सी, पतली सी, गंदी सी उंगलियां नज़र आईं। ये जो उंगलियां थीं, ये ना सिर्फ लंबी लंबी उंगलियां थीं, बल्कि इन उंगलियों पे जो नाखून मौजूद थे, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा लंबे और शार्प नाखून हैं। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वाकई में मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है
और ये उसका हाथ है जो मुझे दिखाई दे रहा है। खैर, जैसे ही मेरी नज़र कंधे पे उस हाथ के ऊपर पड़ी तो एकदम से मैं पलटा और पलटने के साथ साथ पीछे हटा। जैसे कि नेचुरली हुआ करता है कि एकदम से कोई आपके कंधे पे हाथ रखे और आपको पता चले कि कोई ऐसी चीज़, ऐसी मखलूक आपके पीछे मौजूद है जिसके कंधे पे हाथ रखने की वजह से आपको डर का एहसास हुआ करता है। मैं जैसे ही पीछे हटा और पीछे हटने के बाद जब मैंने पलट के वहाँ पे देखा जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई औरत या लड़की, कोई इस तरह की मखलूक मौजूद होगी, तो अजीब बात ये थी कि मेरे कंधे पे सिर्फ हाथ मौजूद था। और जब मैं पलटा तो वो कंधे से जो हाथ था वो ना सिर्फ गायब हो चुका था बल्कि मेरे पीछे भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एक अजीब मुअम्मा था, एक अजीब अलमिया था जो मेरी समझ से बाहर था। हालांकि मैंने बाकायदा उस हाथ को अपने कंधे पे महसूस किया था। मुझे काफ़ी देर से किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन बिला आखिर ये कौन सी मखलूक थी, कौन सी ऐसी शय थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, कुछ देर बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो इसी दौरानिए में मुझे अपने पीछे से दोबारा से किसी के चलने की या फिर पायल और घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई। अब की बार मैंने सोचा कि मैं पलट के हरगिज़ नहीं देखूंगा और किसी भी तौर यहाँ से भागता हुआ अपने घर पहुँचने की कोशिश करूंगा। ऐसा ही हुआ कि मैंने वहाँ से भागना शुरू किया और जैसे ही मैंने भागना शुरू किया तो आप यकीन करें, मुझे बाकायदा अपने पीछे किसी के भागने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई है जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है। जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जब मैंने अपने कंधे पे दोबारा से गौर किया तो ऐसा लग रहा था मेरी शर्ट उस जगह से फटी हुई है जहाँ पे वो हाथ मौजूद था। अब जब मैंने प्रॉपरली इस शर्ट को उतारने के बाद अपने कंधे पे देखा तो मेरे कंधे के ऊपर 5 उंगलियों के निशानात मौजूद थे। बस वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी लियारी एक्सप्रेस वे पे रात के इस टाइम में, ख़ास तौर पे सर्दियों में, हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि उसके बाद से मैंने उस रोड पे जाने से ना सिर्फ तौबा की थी बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मेरा इस तरह की किसी भी मखलूक से ना ही कोई इंटरेक्शन हुआ और ना ही कभी मुझे महसूस हुआ कि कोई इस तरह की मखलूक वहाँ पे नज़र आया करती है। मेरा नाम वलीउल्लाह वास्ती है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली ये कहानी 1992 में मेरे साथ पेश आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में, यानी उस 1992 में, मेरी जो एज थी वो 17 या 18 साल थी और हमारा जो गांव था, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे एक बड़ी सी हवेली हमारी मौजूद थी और हमारे अलावा वहाँ पे इक्का दुक्का मकानात मौजूद थे। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा गाँव नुमा एरिया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि हमारे सामने एक हवेली शुरू से ही खाली पड़ी हुई थी। जब से हमने होश संभाला था तो हम बचपन से ही उस हवेली को हमेशा से खाली देखते आए थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब हम अपने घर की, यानी अपनी हवेली की छत पे जाते तो सामने वाली हवेली पे नज़र पड़ा करती थी। उस पे दूर दूर तक कचरा पड़ा हुआ था, बहुत सारी मिट्टी मौजूद थी। गर्ज के उसको देखते ही अंदाज़ा हो जाया करता था कि जैसे ये गए वक्तों से ना सिर्फ खाली है बल्कि इसके मालिकान के बारे में शायद पूरे गांव में किसी को भी कुछ नहीं पता है। खैर, अक्सर ऐसा होता था कि मेरे कज़न्स दूसरे गांवों से या दूसरे शहरों से यहाँ पे रुकने के लिए आया करते थे। ख़ास तौर पे ये जो जून जुलाई की छुट्टियाँ थीं या फिर दिसंबर में जो सर्दी की वजह से छुट्टियाँ पड़ा करती थीं, तो शहर से बहुत सारे कज़न्स हमारी तरफ का रुख किया करते थे। उन्हीं दिनों जबकि सर्दी की छुट्टियाँ पड़ी हुई थीं, मेरा एक कज़न हमारे घर में रुकने के लिए आया। वो मेरा ही हम उम्र था और शुरू से ही मेरी और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी। अक्सर हम लोग साथ घूमा फिरा करते थे और ख़ास तौर पे जब हम रात में सोया करते थे तो एक दूसरे से बातें करने के बाद सोया करते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। जाहिर सी बात, ये एक पहाड़ी इलाका था और यहाँ पे अक्सर बर्फ़बारी भी हुआ करती थी। खैर, उन दिनों शदीद सर्दी हो रही थी और मैं और मेरा कज़न कमरे के अंदर मौजूद थे और हम बातें कर रहे थे।
देखते ही देखते मेरे कज़न के जहन में अल्लाह जाने कहाँ से आया कि अब हमें बाहर यानी जहाँ पे छत मौजूद है उस तरफ जाना चाहिए और वहाँ बैठ के थोड़ी सी लकड़ियों में आग लगा के इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए। हालांकि आमतौर पे हम लोग इस तरह की सर्दियों में बाहर निकलने से परहेज़ किया करते हैं, क्योंकि आप जितनी ही लकड़ियाँ क्यों न जला लें लेकिन आपको सर्दी ज़रूर महसूस होती है। बहरहाल अब क्योंकि कज़न की ज़िद थी तो मैंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हम लोग सीधा छत की तरफ बढ़ते चले आए। खैर हम लोगों ने बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ रखा और कुछ कागज़ वगैरह लगा के उनको जलाने की कोशिश करने लगे। मेरा ख्याल है कि 4-5 मिनट के बाद थोड़ी सी आग जलना शुरू हुई और अब लग रहा था जैसे देखते ही देखते ये जो भी आग है ये बढ़ती चली जाएगी। कुछ देर तक ये जो आग थी प्रॉपरली जलती चली गई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ये आग मुकम्मल तौर पे ऐसा लगा आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ हल्की फुल्की सी रोशनी थी जो शायद कोयले की सूरत में हमें दिखाई दे रही थी। और अब देखते ही देखते ये जो सर्दी का एहसास था ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी दौरानिए में मेरे कज़न की नज़र जब सामने वाली हवेली पे या उसकी छत के ऊपर पड़ी तो उसको ऐसा लगा जैसे छत के आखिर में कोई खड़ा हुआ है या बाहर की तरफ झांक रहा है। उसने मुझे कहा कि उठो और उठ के देखो सामने कौन मौजूद है। वाकई में ऐसा ही था कि वो जो सामने वाली हवेली थी जहाँ पे अरसे से कोई नहीं आया था, मैंने देखा कि उधर एक औरत, एक लड़की खड़ी हुई है। उसने वैसे ही हमारे गांव की जैसे औरतें कपड़े पहना करती हैं, रिवायती कपड़े पहन रखे हैं। अजीब बात ये थी कि उसने सर्दी के हिसाब से ना ही कोई इंतज़ाम कर रखा था, ना ही कोई शॉल, स्वेटर या इस तरह की चीज़ उसने पहन रखी थी। अजीब बात ये थी कि इतनी सर्दी में इस तरह से मौजूद होना ये बड़ी अछूते वाली बात थी। और दूसरी बात ये थी कि इस हवेली में जो कि सालों से मुकम्मल तौर पे खाली है, जिसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है और हमें आज तक नहीं पता कि इसका मालिक कौन था। इतनी रात में इस लड़की का वहाँ पे मौजूद होना बड़ी अजीब सी बात थी। खैर हमने देखा कि उस लड़की का जो हुलिया था वो बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो पलटी और पलटने के बाद उसने हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया तो जूं जूं वो औरत, वो लड़की हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, वैसे वैसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका जो हुलिया है बड़ा अजीब सा हुलिया है। कुछ देर पहले ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ एहसास हो रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे बाल हैं, उन बालों में बहुत ज़्यादा गर्द मौजूद है। इवन के उसके जो कपड़े हैं, हालांकि वो रिवायती कपड़े हैं, लेकिन उन कपड़ों पे भी ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी लगी हुई है। गर्ज के उसका हुलिया गर्द आलूद था और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से, सालों से उसने अपने हाथ पैरों को नहीं धोया है। अजीब बात यह थी कि जूं जूं वो लड़की हमारी तरफ बढ़ रही थी तो अब हमें लग रहा था जैसे उसकी आंखें इस अंधेरे में भी प्रॉपरली चमकती हुई महसूस हो रही हैं। एक अजीब सी चमक सी थी जो उस औरत की आंखों में मौजूद थी। और अजीब बात यह थी कि उसके जो हाथ थे वो कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए लग रहे थे। खैर मेरे साथ साथ मेरे कज़न को भी ऐसा लगा कि जो औरत सामने मौजूद बज़ाहिर ये इंसान नहीं लग रही है। अब अल्लाह जाने मेरे कज़न के जहन में कहाँ से एक ख्याल आया कि हमारी छत पे एक पहाड़ी पत्थर मौजूद था जिसको अपने हाथों से बआसानी ग्रिप किया जा सकता था। उसने इस पत्थर को उठाया और उठाने के बाद सामने वाली छत पे जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी उस लड़की के ऊपर मारने की कोशिश करने लगा। जब इसने पत्थर फेंका तो बजाय इसके वो पत्थर उस लड़की को लगता, उस लड़की के सर के ऊपर से होता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। अब जैसे ही पत्थर उस लड़की के पीछे जाके गिरा तो वो लड़की जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही थी वो एकदम से चलते चलते रुक गई। ऐसा लगा जैसे मेरे कज़न का उसके ऊपर पत्थर फेंकना इस लड़की को नागवार गुजरा है। अब अगले लम्हे जो हमारे साथ होने वाला था इसका हमें इदराक नहीं था। हमारे सामने देखते ही देखते वो लड़की जो कि सामने वाली छत पे मौजूद थी उसने वहीं से ही अपने हाथ को मेरे कज़न की तरफ बढ़ाना शुरू किया। वो लड़की, वो औरत वहीं पे मौजूद थी, लेकिन उसका जो हाथ था वो एकदम से बढ़ता चला आ रहा था और देखते ही देखते उस औरत का जो हाथ था वो उस छत से हमारी छत की तरफ तकरीबन पहुंच चुका था। ये देखते ही हम दोनों ने फौरन से अंदर की तरफ यानी जहाँ पे कमरा मौजूद था न सिर्फ दौड़ना शुरू कर दिया, बल्कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही हम कमरे के अंदर दाखिल हुए
तो दाखिल होते ही मेरे कज़न ने इस दरवाजे को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। हमें लग रहा था कि हम इस दरवाजे को बंद करने के बाद मुकम्मल तौर पे महफूज हैं और हमें अब वो औरत किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। कुछ देर तक मुकम्मल तौर पे खामोशी रही। मेरे और मेरे कज़न के इस सर्दी में भी पसीने छूटना शुरू हो चुके थे। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि मेरे कज़न ने ये जो हरकत की है ये सरासर गलत हरकत है। अगर कोई इस तरह की मखलूक सामने वाले घर में मौजूद थी तो एटलीस्ट उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए थे। अभी जबकि हम कुछ नॉर्मली हुए थे, एकदम से ऐसा लगा कि हमारी छत के ऊपर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई है। देखते ही देखते छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर सामने वाली छत से हमारी छत के ऊपर आके गिरना शुरू हो चुके थे। आप यकीन करें, जो पत्थरों की बारिश थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन के ज़रिए इन पत्थरों को हमारे ऊपर फेंक रहा है। और ना सिर्फ इन पत्थरों के गिरने से हमें आवाज़ आ रही थी, बल्कि जो नीचे लोग मौजूद थे, यानी बाकी जो फैमिली थी जो कि सो चुके थे, वो भी एकदम से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ दौड़ते चले आए थे। कुछ देर के बाद मेरी पूरी फैमिली छत के ऊपर मौजूद थी और अजीब बात ये थी कि जब मेरी बाकी फैमिली छत के ऊपर आई तो फिर सामने से पत्थर बरसना ख़त्म हो चुके थे। मेरे घर वालों का ये कहना था कि सामने उनको छत के ऊपर ना ही कोई औरत नज़र आई है और ना ही उनको पता चला ये पत्थर कहाँ से आके गिरे हैं। खैर, जब हमें आवाज़ आई तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आए और जब हम ऊपर पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था ये पत्थर बिलाखिर कहाँ से आए हैं और किसने इन पत्थरों को यहाँ पे फेंका है। खैर, जब इन लोगों ने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा बजाने के बाद हमने जब दरवाज़ा खोला तो तब कहीं जाके मेरी और मेरे कज़न की जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। खैर, अगले दिन जब हम लोग सुबह उठे तो ना सिर्फ मेरे कज़न को बल्कि मुझे भी शदीद बुखार हो चुका था। हम लोगों ने जैसे तैसे करके जो भी रात में किस्सा हुआ था, जो भी मेरे कज़न ने गलती की थी, ये सारे के सारे घर वालों को बता दिया। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे जो घर वाले थे उन्होंने करीबी जो एक मस्जिद थी जो कि दूसरे गांव में मौजूद थी, वहाँ से एक आलिम दीन को यहाँ पे बुलवाया। जब वो आलिम दीन यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने पूरे घर को, ख़ास तौर पे उस हवेली को देखा तो उन्होंने बाहर से देख के ही इस हवेली के बारे में बता दिया था कि ये जो हवेली है ये हाउंटेड हवेली है और यहाँ पे दीगर मखलूक़ात रहा करती हैं। खैर, आपके इस बच्चे ने, यानी कि मेरे कज़न ने जो पत्थर फेंका था, ये पत्थर फेंकने की वजह से वो जो मखलूक़ात हैं उनको बुरा लगा है। अब मैं अपने तौर पे कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ। आपको ये वज़ाइफ 14 से 15 दिन तक पढ़ने होंगे, यानी तकरीबन 2 हफ्ते तक इन वज़ाइफ को आपको, ख़ास तौर पे मुझे और मेरे कज़न को पढ़ना होगा। और इन 2 हफ्तों में हमें किसी भी तौर मगरिब से फजर के दरमियान घर से बाहर नहीं निकलना है। ख़ास तौर पे ये जो छत वाला एरिया है, जिस छत पे हम लोग अक्सर बैठा करते थे, इस छत वाले एरिया में आके नहीं बैठना है। ऐसा ही हुआ कि इमाम साहब ने जैसे जैसे हमें गाइड किया वैसे वैसे हम लोग वज़ाइफ पढ़ते चले गए और अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ हम लोगों की तबीयत बेहतर हुई बल्कि ख़ास तौर पे हमें उसके बाद वो जो भी औरत थी, जो भी मखलूक थी, ना ही वो नज़र आई और ना ही हमारा उस औरत के साथ किसी भी किस्म का इंट्रैक्शन हुआ। बहरहाल, वो जो इमाम साहब थे या जो भी आलिम दीन थे, उनका यह कहना था कि अल्लाह ताला ने मेरे कज़न को बाल बाल बचाया है। जो गलती मेरे कज़न ने की थी, इसके नतीजे में वो जो भी मखलूक़ात थी वो इसकी जान भी ले सकती थी।